हेलो एवरीवन, माय नेम इज पंकज ठाकुर और आज हम पढ़ने वाले हैं इकोसिस्टम के बारे में। तो इकोसिस्टम जहां तक हम सभी जानते हैं कि ये क्या है, दैट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, जहां पे ऑर्गेनिज्म जो है इंटरेक्ट करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ और फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ। तो जो इंटरेक्शंस हैं उनको हमने ये नाम दे दिया। अब अगर हम बात करें इकोसिस्टम्स के टाइप्स की, तो कितनी तरह के इकोसिस्टम जो है हमारे पास हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जिसमें कि लैंड एरियाज की हम बात करते हैं। ओके, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया और डेजर्ट वगैरह इसमें शामिल रहते हैं। दूसरी हम अगर बात करें सो दैट विल बी एक्वेटिक इकोसिस्टम, वाटर बॉडीज। ओके, तो वाटर बॉडीज में मेनली हम पॉन्ड्स, लेक्स, वेटलैंड्स की बात करते हैं, रिवर्स की बात करते हैं, एस्चुअरीज की बात करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ एक मैन मेड इकोसिस्टम यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सो व्हाट आर दोज? क्रॉप फील्ड्स और एक्वेरियम जैसे होता है। सो दीज आर द आर्टिफिशियल और मैन मेड इकोसिस्टम। अगर हम बात करें ओवरऑल अर्थ पे, ओके, एंटायर जो बायोस्फीयर है वो भी क्या करता है, दैट इज ऑल्सो रिगार्डेड एज अ ग्लोबल इकोसिस्टम। तो उसको भी हम किसके रूप में देखते हैं? ग्लोबल इकोसिस्टम के रूप में देखते हैं। ओके, और इकोसिस्टम में अगर हम फर्दर बात करें तो यहां पे वेरियस बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट मिलके जो है क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं और एक यूनिट की तरह फंक्शन करते हैं। सो दे फंक्शन एज अ यूनिट। ओके, अब जो वेरियस स्पीसीज प्रेजेंट रहती हैं, वेरियस स्पीसीज वेरियस लेवल्स पे जो उनकी प्रेजेंस रहती है, तो उनका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो रहता है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग डिफरेंट स्पीसीज का जो कि क्या कर रहे हैं, डिफरेंट लेवल ऑक्युपाई कर रहे हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं? दैट इज रेफर टू एज स्ट्रेटिफिकेशन। ओके, स्ट्रेटिफिकेशन जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें फॉरेस्ट का, तो एक फॉरेस्ट में क्या होता है, जो टॉप स्ट्रेटा है दैट विल बी किसके द्वारा ऑक्युपाई किया जाता है? ट्रीज, लार्जर हाइट्स जिनकी रहती है। ओके, और फिर उसके बाद नेक्स्ट दैट विल बी श्रब्स विल बी देयर। ओके, एंड हर्ब्स, ग्रासेस की जब हम बात करते हैं, तो इस प्रकार से ये क्या है, एक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है डिफरेंट लेवल पे, इसको हमने क्या नाम दिया? स्ट्रेटिफिकेशन का हम इसको नाम देते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं जो वेरियस कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के। तो फिर इसमें हम 4 बेसिक कंपोनेंट्स डिस्कस करते हैं। कौन कौन से वो कंपोनेंट्स हैं? तो सबसे पहले हमारे पास बात आती है प्रोडक्टिविटी, जो प्रोडक्शन हो रही है, कितना प्रोडक्शन किसी भी इकोसिस्टम में हो रहा है, दैट इज रेफर टू इट्स प्रोडक्टिविटी। लेटर ऑन हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। और दूसरा डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो ये 4 मेन कंपोनेंट हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं फंक्शनल यूनिट की तरह ये एक्ट कर रहे हैं किसमें? इकोसिस्टम में। अब फॉर एग्जांपल किस प्रकार से ये काम करते हैं, तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं एक पॉन्ड का। तो पॉन्ड अगर हम बात करें, पॉन्ड क्या है? दैट इज सेल्फ सस्टेन्ड सिस्टम। तो ये जो है एक एक्वेटिक इकोसिस्टम की तरह एक्ट करते हैं पॉन्ड। तो इसमें क्या रहेगा? सेलो सिंपल ये होते हैं, सेल्फ सस्टेनेबल वाटर बॉडीज ये होती हैं, जहां पे कि क्या हो रहा है, हमारे को सभी कंपोनेंट्स जो है इकोसिस्टम के देखने को मिलते हैं। जैसे हमने पहले बात की बायोटिक और एबायोटिक, सारे हर तरह के कंपोनेंट्स जो हैं हमारे को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं पॉन्ड में। तो एबायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से होंगे? वाटर एंड सॉइल डिपॉजिट्स जो हैं वो क्या करेंगे? दोज विल एक्ट एज किसकी तरह? एबायोटिक कंपोनेंट की तरह। इसके अलावा जो वेरियस क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो भी एबायोटिक कंडीशंस में ही आएगी। तो उसमें सोलर इनपुट हो गया, वेरियस जो साइकिल हैं टेम्परेचर के, ओके, और डे लेंथ, तो ये सभी किस में आती हैं? क्लाइमेटिक कंडीशंस में आती हैं। बात करते हैं दूसरे बायोटिक कंपोनेंट्स की। तो बायोटिक कंपोनेंट्स में सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट। तो ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स मतलब जो क्या है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं, जो अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं। ओके, तो उसमें कौन सी चीजें आती हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स विल बी देयर, देन some algae will be there, and floating, submerged and marginal plants will also be there. तो पॉन्ड सिस्टम में ये सारी चीजें हमारे को देखने को मिलती हैं और ये क्या करती हैं? ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट की तरह एक्ट करती हैं। दूसरी हम बात करते हैं कंज्यूमर्स की। तो अब ये जो ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, इनको कंज्यूम कौन कर रहा है? तो कंज्यूमर्स में हम हेटेरोट्रॉप्स जनरली जिनको डिस्कस करते हैं, सो दिस विल इंक्लूड
जूप्लैंक्टॉन्स विल बी देयर, जूप्लैंक्टॉन्स के साथ साथ फ्री स्विमिंग और बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स जो रहती हैं वो भी कंज्यूमर का काम यहां पे करते हैं। इसके अलावा वन मोर कंपोनेंट विल बी देयर, दोज विल बी डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स में फंजाई, बैक्टीरिया और फ्लैजिलेट्स जो हैं वो किसका काम करेंगे, दोज विल एक्ट लाइक डिकम्पोजर्स। अच्छा, तो ये तो बात हुई कि वेरियस कंपोनेंट्स क्या क्या प्रेजेंट रहते हैं पॉन्ड एक्वाटिक इकोसिस्टम जो हमने एग्जाम्पल के रूप में लिया। इसके साथ साथ ये फंक्शन किस प्रकार से परफॉर्म करता है, पॉन्ड सिस्टम में फंक्शनिंग कैसे होती है। तो सबसे पहले क्या होगा, फोटोसिंथेसिस विल बी देयर। तो किसके द्वारा की जा रही है, ऑटोट्रॉप्स के द्वारा की जा रही है, या मतलब वो अपना भोजन जो बना रहे हैं वो किस प्रकार से बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कन्वर्जन की, इनऑर्गेनिक मटेरियल की इनटू ऑर्गेनिक मटेरियल। ओके, तो यहां पे यूज किया जाता है सोलर एनर्जी का, सोलर रेडिएंट एनर्जी जो है ऑटोट्रॉप्स के द्वारा यूज की जाएगी, जिसके जरिए वो कन्वर्जन यहां पे कर रहे हैं। अच्छा, ये इन्होंने फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर दी। इसके बाद जो कंजम्पशन होगी ऑटोट्रॉप्स की हेटेरोट्रॉप्स के द्वारा, ओके, दैट विल बी द नेक्स्ट स्टेप। ओके, और फिर जो वेरियस कंपोनेंट्स हैं इनकी डिकम्पोजिशन और मिनरलाइजेशन जो है की जाती है, मतलब जैसे ये डेड मैटर में तब्दील होते हैं तो इनकी कंजम्पशन की जाएगी और दोबारा से जो मैटर है, ओके, जो मिनरल्स हैं दोज विल बी अवेलेबल फॉर द ऑटोट्रॉप्स। तो वो वहां पे अवेलेबिलिटी उनकी हो जाएगी, किसके लिए, ऑटोट्रॉप्स के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा जो फर्स्ट कंपोनेंट हमने कहा प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी की जहां तक बात चलती है, प्रोडक्टिविटी में सबसे पहले हमें जरूरत होती है एनर्जी की। तो एनर्जी यहां पे सोलर एनर्जी जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी इकोसिस्टम के लिए। क्यों? क्योंकि सोलर एनर्जी का यूज करके ही ऑटोट्रॉप्स जो है वो अपना भोजन तैयार कर रहे हैं। ओके, तो ये जो है मेन रिक्वायरमेंट यहां पे रहती है किसी भी इकोसिस्टम में। तो बेसिक रिक्वायरमेंट है ये इकोसिस्टम के लिए, ताकि वो फंक्शन कर सके, सस्टेन कर सके। ओके, अब कितना अमाउंट जो है ऑर्गेनिक मैटर या बायोमास का प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो जो अमाउंट बायोमास का या ऑर्गेनिक मैटर का प्रोड्यूस किया जा रहा है पर यूनिट एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में ओवर अ टाइम पीरियड, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज रेफर्ड टू एज प्राइमरी प्रोडक्शन। और ये कैसे किया जा रहा है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। ओके, तो प्राइमरी प्रोडक्शन में क्या किया जाता है, बायोमास की प्रोडक्शन की जा रही है ऑटोट्रॉप्स के द्वारा। और इसको जब हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ वेट और एनर्जी, सो दैट विल बी ग्राम पर मीटर स्क्वायर और किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर के रूप में हम इसको जो है मेजर करते हैं। ओके, इसके अलावा जो रेट है बायोमास प्रोडक्शन का, जो रेट है बायोमास प्रोडक्शन का, दैट इज नोन एज प्रोडक्टिविटी। उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। अब इसको हम किस प्रकार से एक्सप्रेस करते हैं, तो इसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ वेट एज ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर और किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर के रूप में। ओके, तो ये जो हमारे पास प्रोडक्टिविटी है, अब इसको हम डिवाइड करते हैं दो अलग अलग टाइप्स में। कौन कौन से, इसमें एक हम बात करते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की और एक हम बात करते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की। तो अब ये ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, वो जितना अमाउंट किसी भी ऑटोट्रॉप्स के द्वारा या प्लांट के द्वारा तैयार किया जा रहा है, ओके, ऑर्गेनिक मैटर जितना भी तैयार किया जा रहा है फोटोसिंथेसिस के दौरान, सो दैट इज रेफर टू एज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो एक कंसीडरेबल अमाउंट जो है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का, ये फिर प्लांट के द्वारा यूटिलाइज भी किया जाता है। ओके, तो ये जो यूटिलाइजेशन कर दी गई ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से प्लांट के द्वारा, उसको हम किस रूप में देखते हैं, दैट इज सीन इन टर्म्स ऑफ रेस्पिरेटरी लॉसेस। ओके, तो जो रेस्पिरेटरी लॉसेस में अमाउंट निकल गया, उसको जब हम क्या कर देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से, तो हमारे पास अवेलेबल जो अमाउंट होता है दैट इज रेफर टू एज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, ये वो अवेलेबल बायोमास है किसके लिए, कौन यूज करेगा ऑटोट्रॉप्स का, कंज्यूमर्स। ओके, तो जो कंज्यूमर हैं, जो हेटेरोट्रॉप्स हैं, हर्बीवोर्स हो गए, डिकम्पोजर्स हो गए, तो उनके लिए जो अवेलेबल बायोमास रहेगा, ओके, तो दैट इज रेफर टू एज
नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ओके, तो इसको जब हम कैलकुलेट करना चाहें तो किस रूप में कैलकुलेट करेंगे? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है मैथमेटिकली दैट इज इक्वल टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉसेज। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। नीट में भी ये क्वेश्चन जो है 2020 और 2021 में यहां से क्वेश्चन अराइज हुआ है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब इसके बाद दूसरी हम बात करते हैं। ये तो हुआ कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में हमने कहा कि प्लांट्स के द्वारा, जो ऑटोट्रॉफ्स के द्वारा प्रोडक्शन की गई बायोमास की। अब जो कंज्यूमर्स हैं, ओके, उनके द्वारा जो ऑर्गेनिक मैटर तैयार किया जा रहा है, दैट इज रेफर टू एज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। उसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो रेट जो है फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर, दैट इज रेफर टू एज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अब जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है ये वेरी करती है डिफरेंट इकोसिस्टम में। क्यों वेरी करती है? क्योंकि ये डिपेंड करती है बहुत सारी चीजों के ऊपर। अब वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड कर रही है? तो सबसे पहले जो प्लांट स्पीसीज उस एरिया में पाई जाती हैं उनके ऊपर ये डिपेंड करेगी। दूसरा, वहां के एनवायरमेंटल फैक्टर कैसे हैं उनके ऊपर ये डिपेंड करेगा। एनवायरमेंटल फैक्टर के साथ साथ जो न्यूट्रिएंट्स वहां पे अवेलेबल हैं, ये भी इस चीज के ऊपर भी जो है प्रोडक्टिविटी डिपेंड करेगी। और लास्ट में हम बात करते हैं फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ द प्लांट। तो कितना फोटोसिंथेसाइज प्लांट कर सकता है, तो इस चीज के ऊपर भी जो है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है। ओके, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की, कहां की? होल बायोस्फीयर। पूरे बायोस्फीयर में अगर हम डिस्कस करें तो होल बायोस्फीयर में लगभग 170 बिलियन टन्स, ये हम ड्राई वेट की बात करते हैं, तो ड्राई वेट 170 बिलियन टन जो है ऑर्गेनिक मैटर का एनुअली वो जो है तो प्रोड्यूस होता है। ओके, सो दिस इज द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, कहां? होल बायोस्फीयर की। ओके, और इसमें से भी अगर हम बात करें 70% जो है, 70% जो है, हमने पता है कि 70% जो सरफेस है दैट इज ऑक्युपाइड बाय, किसके द्वारा ऑक्युपाई किया जाता है? ओशियंस के द्वारा ऑक्युपाई किया जाता है। लेकिन बावजूद इसके कि 70% जो है ओशियन ऑक्युपाई कर रहे हैं सरफेस का, तो वहां पे केवल कितना? 55 बिलियन टन जो है प्रोडक्शन रहती है। ओके, अगर हम ओवरऑल इस प्रकार से कंसीडर करें तो लगभग दिस मच अमाउंट दैट इज ऑक्युपाइड बाय, ये किसके द्वारा? ओशियंस के द्वारा ऑक्युपाई किया जाएगा। लेकिन ये जो एरिया है इसमें जो प्रोडक्शन रहती है वो कितनी है? लगभग 55 बिलियन टन है। ओवरऑल कितनी है? 170 बिलियन टन। मतलब जो ज्यादातर प्रोडक्शन है वो कहां पे हो रही है? वो लैंड एरिया पे हो रही है। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट डिकम्पोजिशन की। ओके, तो डिकम्पोजिशन में अगर हम डिस्कस करें तो वेरियस स्टेप्स जो है डिकम्पोजिशन के रहते हैं। वो कौन कौन से स्टेप्स हैं? सबसे पहले डिकम्पोजिशन होता क्या है? तो जो ब्रेकडाउन है, किसका ब्रेकडाउन हम यहां पे बात करते हैं? किस चीज के ब्रेकडाउन की बात करते हैं? तो यहां पे जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर का जो ब्रेकडाउन किया जाता है डिकम्पोजर्स के द्वारा, किसमें? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जैसे कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया और न्यूट्रिएंट्स। तो ये जो ब्रेकडाउन है इसको हम क्या नाम देते हैं? दिस इज रेफर टू एज डिकम्पोजिशन। अब इसमें जो है अगर हम देखें तो ये जो प्रोसेस होती है ये कैसी होती है? ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है। तो मतलब इसमें लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जो है रहती है। जो रॉ मटेरियल होता है डिकम्पोजिशन के लिए दैट इज डेट्राइटस। तो डेट्राइटस जो है क्या रहता है? डेड प्लांट रिमेन्स हो गए, जैसे लीव्स हो गए, बाग्स, फ्लावर वगैरह। तो ये सारे क्या करते हैं? दीज फॉर्म द रॉ मटेरियल। ओके, इसके अलावा जो डेड रिमेन्स होते हैं एनिमल्स के फीकल मैटर वगैरह, ये भी जो है क्या काम करता है? रॉ मैटर का काम करता है, जिसको कि हम डेट्राइटस कह रहे हैं। ओके, अब ये जो प्रोसेस है दिस इज कंप्लीटेड इन 5 स्टेप्स। तो 5 स्टेप्स कौन कौन से हैं? दिस इंक्लूड फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। तो फ्रेगमेंटेशन जो है, फ्रेगमेंटेशन सबसे पहला जो स्टेप है डिकम्पोजिशन का,
इसमें क्या होता है, ब्रेकडाउन जो है डेट्राइटस का होता है इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। और ये कौन करता है, ये जो ब्रेकडाउन है, दिस ब्रेकडाउन दैट इज डन बाय डेट्राइटिवोर्स। तो डेट्राइटिवोर्स जो है वो इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं फ्रेगमेंटेशन की, जैसे कि अर्थवॉर्म वगैरह हो गए, तो ये जो है ब्रेकडाउन प्रोसेस को कंप्लीट करवाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहता है दैट इज लीचिंग। तो ये जो लीचिंग है इसमें क्या होता है, जो वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, जो वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे वो क्या कर जाएंगे, अब वो जो है सॉइल हॉरिजन में, डीप इनटू सॉइल हॉरिजन में वो चले जाएंगे और प्रेसिपिटेट हो जाएंगे एज अनअवेलेबल सॉल्ट्स। तो ये अनअवेलेबल सॉल्ट्स के रूप में प्रेसिपिटेट हो जाएंगे यहां से। ओके, देन स्टार्ट्स द नेक्स्ट स्टेप दैट इज कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म में क्या होगा, यहां पे डिग्रेडेशन जो है डेट्राइटस की होगी, किसमें, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। और ये कौन करेगा, दिस इज डन बाय बैक्टीरिया एंड फंगल एंजाइम। तो बैक्टीरिया और फंगल एंजाइम, बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम जो है इस प्रोसेस को कंप्लीट करवाने का काम करेंगे। अब ये जो तीनों प्रोसेसेस हैं, चाहे हम फ्रेगमेंटेशन डिस्कस करें, लीचिंग और कैटाबोलिज्म, ओके, ये तीनों प्रोसेसेस जो हैं वो एक साथ होती हैं। ओके, सो ऑल दीज थ्री प्रोसेसेस दे आर अकरिंग साइमल्टेनियसली, एक साथ ये प्रोसेसेस जो हैं हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि पहले फ्रेगमेंटेशन होगी फिर उसके बाद लीचिंग होगी, तो ऑल टुगेदर ये प्रोसेसेस जो है वो चलती रहती हैं। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, दैट इज ह्यूमिफिकेशन। तो ह्यूमिफिकेशन का मतलब क्या है, दैट इज द एक्युमुलेशन ऑफ ह्यूमस। ओके, ह्यूमस के बारे में आप लोअर क्लासेस से पढ़ते आए हैं। ह्यूमस क्या होता है, एक डार्क एमॉर्फस सब्सटेंस होता है जो सॉइल में प्रेजेंट है, और ये जो है ये बहुत ही रेजिस्टेंट होता है, किस चीज के लिए, माइक्रोबियल एक्शन के लिए। ओके, तो इसीलिए जो डिकम्पोजिशन होती है इसकी वो बहुत ही स्लोली होती है। तो जो ह्यूमस है दैट डिकम्पोजेज वेरी स्लोली। ओके, तो इसके अलावा ये जो ह्यूमस रहता है ये कैसा होता है, ये कोलाइडल होता है नेचर में। सो बीइंग कोलाइडल इन नेचर, ये जो है एक रिजर्वॉयर का काम करता है। किसका रिजर्वॉयर ये रहता है, न्यूट्रिएंट्स के रिजर्वॉयर के रूप में ये काम करता है। कौन, ह्यूमस की हम यहां पे बात कर रहे हैं। ओके, तो ये ह्यूमिफिकेशन के बाद नेक्स्ट जो स्टेप रहता है दैट इज मिनरलाइजेशन। तो मिनरलाइजेशन में मेनली यहां पे क्या होगा, जो रिलीज है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का होगा। और किस वजह से, क्योंकि वहां पे डिग्रेडेशन जो है ह्यूमस की हो चुकी है कुछ माइक्रोब्स के द्वारा, तो अब जो है उनका रिलीज जो है यहां पे हो जाता है। सो दैट इज मिनरलाइजेशन। तो इस प्रकार से आपकी ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है डिकम्पोजिशन की। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं डिकम्पोजिशन को, जो डिकम्पोजिशन को प्रमोट कर रहे हैं एक तरह से अगर हम बोले, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो केमिकल कंपोजिशन होती है डेट्राइटस की। तो केमिकल कंपोजिशन डेट्राइटस की किस प्रकार के कंपोनेंट्स जो हैं इसमें प्रेजेंट है, तो अगर लिग्निन और काइटिन जैसे सब्सटेंसेस जो हैं वो प्रेजेंट हैं, तो डेट्राइटस अगर रिच है लिग्निन और काइटिन जैसे सब्सटेंसेस के साथ, तो वहां पे जो रेट होगा दैट विल बी स्लोअर। तो डिकम्पोजिशन जो है स्लो रहेगी प्रोसेस जो है। ओके, और यहीं पे अगर क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस जैसे कि शुगर वगैरह अगर प्रेजेंट हैं, डेट्राइटस जो है उसमें रिच है, देन द प्रोसेस विल बी क्विकर। ओके, तो ये प्रोसेस जो है और ज्यादा फास्ट होगी। ओके, क्लाइमेटिक फैक्टर की जहां तक हम बात करते हैं, मेनली हम टेम्परेचर और सॉइल मॉइस्चर की यहां पे डिस्कशन करेंगे। तो अगर टेम्परेचर या जो सॉइल है वो कैसी है, वहां पे जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो किस प्रकार की हैं, वार्म और मॉइस्ट एनवायरनमेंट है अगर, तो वो जो है फेवर करेगा डिकम्पोजिशन को। ओके, वहीं पे अगर लो टेम्परेचर है, ओके, तो वहां पे क्या हो जाएगी, एनारोबायोसिस हो जाएगी, जो कि डिकम्पोजिशन को इनहिबिट करेगी, जिसकी वजह से वहां पे क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर की बिल्डिंग हो जाएगी, मतलब ऑर्गेनिक मैटर वहां पे बनना शुरू हो जाएगा। ओके, तो ये तो बात थी उन फैक्टर्स की जो क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं डिकम्पोजिशन को। अब इसके बाद हम बात करते हैं एनर्जी फ्लो की। ओके, तो जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा, जो सब ऑर्गेनिजम्स के लिए अल्टीमेट सोर्स जो है एनर्जी का वो क्या है, सन है। ओके, तो सन इज एक्टिंग एज
द सोर्स ऑफ एनर्जी, तो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का सभी इकोसिस्टम के लिए। अगर हम कुछ एक को छोड़ दें, जैसे कि जो हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम होते हैं उनको अगर हम छोड़ दें, तो बाकी सबके लिए जो है सन ही है जो सोर्स एनर्जी का एक्ट करता है। तो जो इंसिडेंट सोलर रेडिएशन है, जो जितनी लाइट्स कहां से, सूर्य देव से आ रही है, वो लेस देन 50% फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन के रूप में है। मतलब जितना अमाउंट सोलर रेडिएशंस का आ रहा है, जितना अमाउंट सन से एनर्जी का आ रहा है, उसमें से केवल 50%, लेस देन 50% है, 50% भी नहीं है, लेस देन 50% जो है वो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन का है। ओके, तो प्लांट जो हम बात करते हैं, और फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया की जो हम बात करते हैं, तो ये जो है फिक्स करते हैं सोलर रेडिएंट एनर्जी को, किसके लिए, अपना भोजन तैयार करने के लिए। ओके, इसके अलावा जो प्लांट्स हैं ये केवल 2 से 10% जो अमाउंट है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन का, उसको ही कैप्चर करते हैं। तो ये जो एनर्जी होती है ये ही फिर पूरे, आप बोल सकते हैं कि एंटायर लिविंग वर्ल्ड के लिए अवेलेबल होती है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि कितना कम अमाउंट जो है सोलर रेडिएशन का यूटिलाइज होता है ओवरऑल सिस्टम में। ओके, तो यहां पे जो इकोसिस्टम है वो क्या कर रहा है, दैट इज ओबेइंग द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, मतलब एक कांस्टेंट सप्लाई जो एनर्जी की है वो यहां पे रिक्वायर्ड रहती है ताकि मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस हो सके और जो एंट्रोपी है उसको काउंटरैक्ट कर सके। ओके, तो इस प्रकार से एनर्जी फ्लो यहां पे चलता है। अब बात करते हैं, सबसे पहले हमने कहा कि प्लांट जो है यूटिलाइज करेंगे एनर्जी को, तो जो प्रोड्यूसर हैं ये क्या करेंगे, ये अपना भोजन बनाते हैं। ओके, तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की अगर हम बात करें, तो इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो मेजर प्रोड्यूसर होते हैं वो कौन होते हैं, हर्बेशियस और वुडी प्लांट्स होते हैं, जो कि मेजर प्रोड्यूसर है यहां पे हमारे पास। ओके, तो जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है एक्वाटिक इकोसिस्टम है वो क्या है, हमने पहले बात की जब हमने पॉन्ड का एग्जांपल लिया था, तो 2000 फाइटोप्लैंक्टन्स, एल्गी एंड सम प्लांट्स आर देयर। ओके, इसके साथ साथ जो एनर्जी एंट्रैप्ट की जाती है किसके द्वारा, प्रोड्यूसर के द्वारा, या तो वो पास होती है कंज्यूमर को, या ऑर्गेनिज्म वहां पे मतलब किसी वजह से ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है तो वो फिर डायरेक्टली डिकम्पोजर्स के द्वारा यूटिलाइज की जाती है। ओके, तो मतलब जो प्रोड्यूसर के पास जो एनर्जी होगी दैट विल बी यूटिलाइज्ड फर्दर। ओके, अब वो कैसे उनका यूटिलाइजेशन होता है, तो कंज्यूमर क्या करते हैं, कंज्यूमर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड है, प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड है। ओके, तो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है, चाहे वो डायरेक्ट वे में है चाहे इनडायरेक्ट वे है। तो इनमें हम बात करते हैं एक तो प्राइमरी कंज्यूमर्स की, मतलब कंज्यूमर्स जो है अलग अलग लेवल्स के हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। तो प्राइमरी कंज्यूमर में हम मेनली बात करते हैं हर्बीवोर्स की, जो कि प्लांट्स को ईट करते हैं। तो ये इनकी जो फीडिंग रहती है दैट इज मेनली ऑन द प्लांट्स, जैसे कि इंसेक्ट हो गए, बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए और मोलस्क वगैरह जो है इसमें शामिल रहते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर की अगर हम बात करें, सेकेंडरी कंज्यूमर में आपके आते हैं प्राइमरी कार्निवोर्स, जो कि हर्बीवोर्स के ऊपर फीड करेंगे। अच्छा, इनमें कौन से एग्जांपल हैं, फ्रॉग, फॉक्स, मैन वगैरह जो है वो किसमें शामिल है, सेकेंडरी कंज्यूमर में वो शामिल होते हैं। टर्सरी कंज्यूमर, हायर लेवल, तो यहां पे सेकेंडरी कार्निवोर जो है शामिल होते हैं, जो कि प्राइमरी कार्निवोर्स के ऊपर भी फीड कर सकते हैं, जैसे कि टाइगर, लायन वगैरह जो है इसमें शामिल रहते हैं। ओके, तो इसमें फर्दर अगर हम बात करें तो एक तरह से फीडिंग रिलेशनशिप की एक चेन जो है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के द्वारा तैयार की जाती है। ओके, तो वो जो चेन तैयार की जा रही है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के द्वारा, उसको हम क्या नाम देते हैं, दैट इज रेफर टू एज फूड चेन। तो ये फूड चेन भी अलग अलग प्रकार की हो सकती है। ओके, जिसमें कि हम बात करते हैं ग्रेजिंग फूड चेन की। ग्रेजिंग फूड चेन क्या है, जो प्राइमरी कंज्यूमर क्या कर रहे हैं, फीड कर रहे हैं लिविंग प्लांट्स के ऊपर, मतलब ग्रेजिंग भी प्रोसेस जहां पे हो रही है, सो दैट इज ग्रेजिंग फूड चेन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ग्रास जो प्रोड्यूसर है उनके ऊपर गोट जो प्राइमरी कंज्यूमर वो फीड कर रही है, और गोट का कंजम्पशन जो है टाइगर या मैन जो है सेकेंडरी कंज्यूमर के रूप में वो कर रहे हैं। ओके, तो ये हो गई आपकी ग्रेजिंग फूड चेन। दूसरी कौन सी है, दैट इज द डेट्राइटस फूड चेन। डेट्राइटस फूड चेन में क्या होगा, यहां पे जो प्राइमरी कंज्यूमर होगा वो फीड करेगा डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर।
दैट इज डेट्राइटस के ऊपर। ओके, तो डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जहां पे डेथ होती है, सो दैट इज द बिगिनिंग ऑफ दिस डेट्राइटस फूड चेन। ओके, तो इस प्रकार से हमारे पास दो तरह की फूड चेन होगी। अब इसके बाद दूसरी जो हम बात करते हैं डेट्राइटस की, तो डेट्राइटस जो है वो डिकम्पोजर के द्वारा बनाया जाता है, जैसे कि फंजाई हो गई, बैक्टीरिया हो गया। ओके, और इसमें जो है मेनली होता क्या है, ये जो डिकम्पोजर्स हैं ये क्या करते हैं, ये कुछ एक डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं जो कि डेट्राइटस का ब्रेक डाउन करवा देते हैं, किसमें, सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर के रूप में। ओके, और फिर जो है वही मैटर जो है एब्जॉर्ब किया जाता है उनके द्वारा, डिकम्पोजर्स के द्वारा। ओके, तो इस प्रकार से वो एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स दोनों प्राप्त करते हैं। किसकी बात यहां पे हम कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द डिकम्पोजर्स। ओके, तो डिकम्पोजर्स के अलावा अगर हम बात करें एक्वाटिक इकोसिस्टम की, तो जो एक्वाटिक इकोसिस्टम हमारे पास होता है उसमें क्या है, जो ग्रेजिंग फूड चेन है वो जो है मेजर कंड्यूट ऑफ एनर्जी फ्लो के रूप में एक्ट करती है। किसमें हम बात कर रहे हैं यहां पे, एक्वाटिक इकोसिस्टम की। ओके, और जब हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की, तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में यहां पे आपको एक ज्यादा अमाउंट जो है एनर्जी फ्लो का, ओके, वो देखने को मिलेगा किसमें, डीएफसी के द्वारा एज कंपेयर टू जीएफसी, मतलब डेट्राइटस जो फूड चेन है, ओके, वहां पे आपको ज्यादा देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू ग्रेजिंग फूड चेन। ओके, जो डीएफसी है, यहां पे डीएफसी हम किसको बोल रहे हैं, डेट्राइटस फूड चेन। तो जो डीएफसी है दैट मे और मे नॉट बी कनेक्टेड विद जीएफसी, तो वो कनेक्ट हो सकती है। ओके, क्यों हो सकती है, क्योंकि क्या होगा, ग्रेजिंग फूड चेन में कभी भी कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है दैट कैन डाई। ओके, तो उसके बाद वहां पे डिकम्पोजर एक्ट करना स्टार्ट कर जाएंगे। हमने पहले ही बात की, जो डेट्राइटस फूड चेन है वो स्टार्ट कहां से होती है, जब डेथ ऑफ किसी ऑर्गेनिज्म की हो जाती है। ओके, तो कोई लेवल पे ये जो है वहां पे अटैच हो सकती है, मतलब दैट कैन बी ज्वाइनिंग दिस फूड चेन। ओके, तो अब हम बात करते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म की। तो कुछ ऑर्गेनिज्म है कहां के, डीएफसी के, वो ग्रेजिंग फूड चेन के लिए किसका काम करते हैं, प्रे का काम करते हैं, मतलब इनके ग्रेजिंग फूड चेन के कुछ एक कंपोनेंट जो है उन पे फीड करने का काम करते हैं। और कुछ एनिमल जो हैं जैसे कि कॉकरोच वगैरह हो गए, क्रोज वगैरह हो गए, ये कैसे होते हैं, ये हर तरह का भोजन जो है वो खा जाते हैं, तो इसीलिए उनको हम क्या बोलते हैं, ओमनिवोर्स का हम उनको नाम देते हैं। तो ये जो इंटरेक्शन है फूड चेन्स की, तो यहां पे हम देख सकते हैं अलग अलग फूड चेन जो है वो एक दूसरी फूड चेन के साथ क्या कर रही है, इंटरेक्ट कर रही है। तो इस प्रकार की जो इंटरेक्शन होती है अलग अलग फूड चेन की, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज रेफर टू एज फूड वेब। ओके, तो उसको हम फूड वेब के नाम से जानते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एक से ज्यादा फूड चेन जो है वो इंटरलिंक्ड हैं। ओके, एक नेटवर्क सा बना रही हैं। ओके, तो इसी नेटवर्क को हमने क्या नाम दे दिया, फूड वेब का नाम दे दिया। ओके, अब इसके बाद बात करते हैं ट्रॉफिक लेवल की। ओके, तो एक स्पेसिफिक प्लेस होता है ऑर्गेनिज्म का किसी भी फूड चेन में। ओके, और वही स्पेसिफिक प्लेस जो है उसका क्या कहलाता है, ट्रॉफिक लेवल कहलाता है। तो ट्रॉफिक लेवल जो है डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा ऑर्गेनिज्म कहां पे ऑक्युपाई कर रहा है। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है उसको प्लांट्स ऑक्युपाई करते हैं, सेकंड ट्रॉफिक लेवल में हर्बीवोर्स आपके आ रहे हैं, थर्ड ट्रॉफिक लेवल में आपके कंज्यूमर्स आ रहे हैं, और फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे जो आपके टॉप कार्निवोर्स हैं वो आते हैं। ओके, इसके अलावा फर्दर अगर हम देखें तो जो अमाउंट है एनर्जी का, अमाउंट जो एनर्जी का है वो हर एक लेवल पे क्या हो रहा है, दैट इज डिक्रीजिंग। ओके, तो हर एक सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पे वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों होता है, क्योंकि हमने पहले ही बात की कि जितना अमाउंट एनर्जी का कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहा है उसके द्वारा कुछ अमाउंट जो है यूटिलाइज किया जाता है। ओके, तो वो अमाउंट जब यूटिलाइज किया गया दैट इज नॉट अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट वन। ओके, इसीलिए
यहाँ पे क्या हो रहा है, हर एक लेवल के ऊपर जो एनर्जी है, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो डिक्रीज कर रहा है। अब जब कोई ऑर्गेनिज्म क्या कर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो वो जो है डेड बायोमास के रूप में अवेलेबल हो जाता है, मतलब डेट्राइटस के रूप में जो है वो अवेलेबल हो जाता है। तो ये जो डेट्राइटस है, अब ये जो है एनर्जी सोर्स का काम करेगा किसके लिए, डिकम्पोजर्स के लिए। तो वो डेड ऑर्गेनिज्म या डेड जो हमने बायोमास बोला वो अवेलेबल हो गया डिकम्पोजर्स के लिए।